तो चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। मुख्य रूप से हम इसके अंदर पढ़ते हैं किसके बारे में? प्रकाश के बारे में, प्रकाश की अलग अलग घटनाओं के बारे में। हालांकि और भी चैप्टर है जिनमें हम प्रकाश की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम बेसिकली जो प्रकाश की घटनाएं होती हैं उनके बारे में, ऐसे यंत्र जिनसे हम प्रतिबिंबों का निर्माण करते हैं जैसे दर्पण, लेंस, इनके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं, जिस पर हम प्रकाश की किरणों से आधारित प्रतिबिंबों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले किरण प्रकाशिकी में हमें ये पता होना चाहिए भी प्रकाशिकी होती क्या है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम प्रकाश के अलग अलग प्रारूप और प्रकाश की जो अलग अलग प्रकृति होती है और प्रकाश के द्वारा अलग अलग जो घटनाएं दर्शाई जाती है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं? किरण प्रकाशिकी के नाम से जानते हैं। प्रकाश जो है वो दो प्रकृति रखता है। एक तो प्रकाश कणीय प्रकृति दर्शाता है और दूसरा प्रकाश तरंगीय प्रकृति भी दर्शाता है। तो जिन फॉर्मेट में हम तरंगीय प्रकृति के रूप में प्रकाश का अध्ययन करते हैं तरंग प्रकाशिकी हो जाएगी, और जिन फॉर्मेट में हम कणीय रूप में प्रकाश का अध्ययन करते हैं वो किरण प्रकाशिकी या कणीय प्रकाशिकी होती है। तो प्रकाश के बारे में बहुत सारे अलग अलग वैज्ञानिक आए, सब ने अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए थे। सबसे पहले वैज्ञानिक के बारे में जिसके बारे में हमने पहले भी देख लिया है, आज तुम बताओगे। और सबसे पहला कौन सा वैज्ञानिक आया था? दकार्ते नामक वैज्ञानिक आया था। दकार्ते नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जो प्रकाश है वो कणीय प्रकृति का होता है। प्रकाश किस प्रकृति का होता है? कणीय प्रकृति का होता है। और दकार्ते के बाद में आया था न्यूटन। न्यूटन ने कहा कि भाई जो प्रकाश है वो कणीय प्रकृति का तो होता ही है। इसने इस दकार्ते की जो बात थी उसका समर्थन किया कि प्रकाश कणीय प्रकृति का तो होता ही है, साथ ही साथ प्रकाश जो होता है वो सघन माध्यम में तो तेज चलता है जबकि विरल माध्यम में धीमे चलता है। इसने न्यूटन ने, हालांकि ये बात बाद में गलत साबित हुई, लेकिन न्यूटन ने बताया कि प्रकाश की जो गति है वो सघन माध्यम में तो कैसी है? तेज होती है, जबकि विरल माध्यम में कैसी होती है? विरल माध्यम में प्रकाश की गति धीमी होती है। ये बाद में बात गलत साबित हो गई थी। न्यूटन के बाद में कौन आया था? हाइगेन। तो हाइगेंस ने प्रकाश की कौन सी प्रकृति बताई थी? तरंग प्रकृति। हाइगेन ने कहा कि प्रकाश जो है वो कैसी प्रकृति दर्शाता है? तरंगीय प्रकृति दर्शाता है। और प्रकाश तरंगीय प्रकृति दर्शाता है, यहाँ तक तो ठीक है। तरंग जो होती है प्रकाश की, वो प्रकाश तरंग किस प्रकृति की होती है? प्रकाश तरंग जो होती है वो अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। ये बात भी किसने बताई थी? हाइगेंस ने अपने मॉडल में कहा कि जो प्रकाश तरंग है वो कैसी होती है? अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। तो फिर सवाल ये था कि अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है तो इसे चलने के लिए किसकी जरूरत होनी चाहिए? माध्यम की जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि अनुदैर्ध्य प्रकृति की जितनी की तरंगें होती हैं उन तरंगों को चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो हाइगेंस ने कहा कि भाई कल्पना कर लो कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें एक ईथर नामक काल्पनिक माध्यम है। कैसा माध्यम की कल्पना की? एक ईथर नामक काल्पनिक माध्यम है। इस माध्यम की केवल मात्र, ऐसा होता कुछ नहीं है, इस माध्यम की केवल हाइगेंस के द्वारा क्या की गई थी? कल्पना की गई थी। और ये भी नहीं होता है क्योंकि प्रकाश अनुदैर्ध्य प्रकृति का नहीं होता है, लेकिन क्योंकि हाइगेंस ने अपनी बात रख दी थी कि भाई प्रकाश जो होता है वो तरंग प्रकृति का होता है, ये जो तरंगे होती है प्रकाश की वो अनुदैर्ध्य तरंगी की होती है, अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। तो इस बात को सही साबित करने के लिए उसने कल्पना की थी। किसकी कल्पना की थी? ईथर नामक काल्पनिक माध्यम की कल्पना की थी। तो ये बात तो किसने बताई थी? हाइगेंस ने बताई थी। हाइगेंस के बाद कौन आया? एक फूको नामक वैज्ञानिक आया था। इसने केवल और केवल जो न्यूटन ने गलत बात कही थी उसके बारे में बताया था कि भाई जो न्यूटन कह रहा है कि सघन माध्यम में जो प्रकाश है वो तेज गति से चलता है, वो गलत बात है। सघन माध्यम में प्रकाश विरल गति से चलता है, सॉरी,
धीमी गति से चलता है, जबकि विरल माध्यम में प्रकाश कैसे चलता है, तेज गति से। यही बात सही साबित हुई बाद में कि प्रकाश जो होता है वो सघन माध्यम में धीमे चलता है, जबकि विरल माध्यम में तेज गति से चलता है। और ये बात किसने बताई थी, फूको नामक वैज्ञानिक ने बताई थी। न्यूटन ने भी अपने मॉडल में प्रकाश की गति के बारे में जो बात बताई थी वो गलत साबित कर दी थी। किसने, फूको ने। और हाइगेंस ने भी गलत बात बताई। हालांकि इसने कहा कि प्रकाश तरंगीय प्रकृति का होता है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसने कहा कि प्रकाश तरंग अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। प्रकाश तरंग कैसी होती है, अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है, ये बात गलत थी। और फिर अनुदैर्ध्य तरंग प्रकृति के लिए उसने एक माध्यम की कल्पना कर ली थी, और वो माध्यम कौन सा था, ईथर नामक। तो ये सारी कल्पनाएं थी और ये गलत साबित हुई थी। तो फूको के बाद में कौन आया, मैक्सवेल। फूको के बाद में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या बताया, मैक्सवेल ने कहा कि जो प्रकाश तरंगें हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। प्रकाश तरंगें क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। मैक्सवेल ने बताया था कि भाई जो प्रकाश तरंगें हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। प्रकाश तरंगें कैसी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। और ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है ये अनुप्रस्थ तरंगें होती है। कैसी तरंगें होती है, अनुप्रस्थ तरंगें होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, और ये विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती है वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंगें होती है। अनुप्रस्थ तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अनुप्रस्थ तरंगों को चलने के लिए किसकी जरूरत नहीं होती है, माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ तक जाके प्रकाश के बारे में काफी हद तक जो सूचनाएं थी, जो मॉडल प्रस्तुत किए थे इन्होंने, काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई थी। दकार्ते ने कहा कणीय प्रकृति ठीक है, न्यूटन ने कहा कणीय, लेकिन एक बात गलत बता दी कि भाई सघन में तेज चलता है, विरल में धीमे चलता है। फिर हाइगेंस आया, उसने कहा तरंगीय प्रकृति दर्शाता है। ये तो ठीक था, लेकिन अनुदैर्ध्य प्रकृति जो उसने बताई थी तरंगों की वो गलत साबित हो गई। और फूको ने न्यूटन की बात को सही साबित किया कि सघन माध्यम में धीमे और विरल माध्यम में प्रकाश तेज चलता है, बात सही भी थी। आगे के जो मॉडल आए उसमें मैक्सवेल ने कहा कि विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। कैसी तरंगें होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, और अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ये बात भी बिल्कुल सही थी। और अनुप्रस्थ तरंगों के लिए किसकी जरूरत नहीं पड़ती, माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। अब हुआ क्या कि कुछ मॉडल जो आए थे वो तो प्रकाश की किस प्रकृति के बारे में बता रहे थे, कणीय प्रकृति के बारे में बता रहे थे, जिनसे हमने कहीं जो जैसे रमन प्रभाव है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव है, स्टोक्स प्रभाव है, कॉम्पटन प्रभाव है, ऐसे प्रभाव सिद्ध कर लिए। और वहां से प्रकाश की कणीय प्रकृति भी सिद्ध होती है। लेकिन कुछ ऐसे प्रभाव आए, जैसे दूसरे जो मॉडल आए उनमें प्रकाश की तरंग प्रकृति आई। कौन सी प्रकृति आई, प्रकाश की तरंग प्रकृति। और प्रकाश की तरंग प्रकृति से हमने ये प्रभाव नहीं समझ पाए। हमने परावर्तन की, अपवर्तन की, व्यतिकरण की, विवर्तन की, ध्रुवण की, प्रकीर्णन की, ये सारी घटनाएं समझ ली, लेकिन क्या नहीं समझ पाए, प्रभाव। तो दुनिया में ऐसा कोई मॉडल आया ही नहीं जो प्रकाश के प्रभाव और प्रकाश की तरंगवाड़ी, जिसमें व्यतिकरण, परावर्तन, विवर्तन ऐसी घटनाएं होती है, इन दोनों को एक साथ समझा सके। तो इन दोनों को जब एक साथ नहीं समझा पाया, कुछ प्रभाव तो केवल कणीय प्रकृति को समझा पाए और कुछ किसको समझा पाए, तरंगीय प्रकृति को। तो फिर एक वैज्ञानिक आया, कौन सा, प्लांक। और प्लांक नामक जो वैज्ञानिक आया उसने कहा कि जो प्रकाश होता है वो द्वैत प्रकृति का होता है, क्योंकि दोनों प्रकृतियों को जब हम लेते हैं तभी हम प्रकाश के सारे इफेक्ट समझ पाते हैं, अन्यथा सारे इफेक्ट समझ ही नहीं पाते हैं, कुछ घटनाएं रह जाती है। लेकिन जब हम इन दोनों घटनाओं को ले लेते हैं, कणीय और तरंगीय, तो हम प्रकाश की सारी घटनाओं को समझ लेते हैं। तो फिर प्लांक ने कहा कि भाई प्रकाश जो है वो किस प्रकृति का होता है, द्वैत प्रकृति का होता है। और द्वैत प्रकृति कौन सी, हाँ, प्लांक ने कहा कि प्रकाश जो है वो कणीय प्रकृति भी दर्शाता है और प्रकाश जो है वो तरंगीय प्रकृति भी दर्शाता है। इस प्रकार हमें एक प्रकाश के बारे में अद्भुत जानकारी मिली, वो थी क्या, कि प्रकाश द्वैत प्रकृति दर्शाता है। प्रकाश कैसी प्रकृति दर्शाता है, द्वैत प्रकृति दर्शाता है। द्वैत प्रकृति मतलब कणीय और तरंगीय दोनों गुण रखता है, कणीय भी रखता है और तरंगीय भी रखता है। तो यहाँ तक हमें प्रकाश के बारे में बेसिक सी जानकारी प्राप्त हो गई। उसके बाद में
प्रकाश की कुछ विशेषताएं हैं जो हमें पता होना चाहिए। कौन सी कौन सी? एक तो प्रकाश जो है वो सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सदैव कैसे गमन करेगा? सीधी रेखा में। लेकिन देखो, एक घटना हमने पढ़ी थी, विवर्तन की घटना, जिसमें प्रकाश जो है वो अपने पथ से थोड़ा सा मुड़ता भी है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो सामान्यतः प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में गमन करेगा, लेकिन कुछ एक विशेष स्थिति में प्रकाश अपने पथ से थोड़ा सा विचलित होता है। और वो विशेष स्थिति कौन सी है? कि जब प्रकाश किसी द्वारक से निकलता है। प्रकाश क्या करता है? किसी द्वारक से निकलता है तो इस द्वारक के किनारों से, इस द्वारक के किनारों से थोड़ा मुड़ जाता है और अपने छाया क्षेत्र की ओर फैल जाता है। कहाँ फैल जाता है? अपने छाया क्षेत्र की ओर फैल जाता है। या फिर घटना ऐसी होती है कि प्रकाश जो सीधी रेखा में आ रहा है उसके मार्ग में अगर कोई एक ऐसा कण आ जाए जिससे ये थोड़ा सा मुड़कर छाया क्षेत्र की ओर फैल जाए, ऐसी घटना भी हो सकती है। इस तरीके से भी हो सकता है और ये घटना इस तरीके से भी हो सकती है, यानी यहाँ पर इसकी कोई इमेज बने ही नहीं। तो ये घटना तो तभी घटित होगी जब प्रकाश के रास्ते में जो अवरोधक आएगा, जैसे द्वारक है या कोई अवरोधक है, तो वो जो होगा वो प्रकाश की तरंग की कोटि का होना चाहिए। अगर प्रकाश की तरंग की कोटि का होता है और वो बीच में आ जाता है जैसे द्वारक या कोई अवरोधक, तो प्रकाश अपने पथ से थोड़ा सा क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। अच्छा, प्रकाश किस कोटि का होता है? प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो किस कोटि की होती है? या हमें यूं पूछे कि भाई द्वारक या जो अवरोधक है वो किस कोटि का आना चाहिए जिससे भी विवर्तन की घटना हो जाए? हाँ, एंगस्ट्रॉम की कोटि का। किस कोटि का होता है? एंगस्ट्रॉम, क्योंकि इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो किस कोटि की होती है? एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है। और एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। तो दूसरी बात है प्रकाश की, कि प्रकाश जो होता है उसकी चाल, चाल सामान्यतः हम जो ये लिख रहे हैं वो किस में लिखते हैं? निर्वात में लिखते हैं। और वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की जो चाल है वो निर्वात में कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर होगी। प्रकाश की चाल क्या माध्यम पर डिपेंड करती है? क्या प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करती है? बिल्कुल निर्भर करती है। माध्यम बदलोगे तो प्रकाश की चाल भी बदल जाएगी। यहाँ पर हमने ये जो लिखी है वो है प्रकाश की चाल किस में? निर्वात। ये जो चाल हमने लिखी है किस में लिखी है? निर्वात में। कोई माध्यम सघन है या विरल है, इसका निर्धारण किसकी सहायता से करते हो? अपवर्तनांक की सहायता से। उस माध्यम के अपवर्तनांक की सहायता से तुलनात्मक रूप से कोई माध्यम एक दूसरे से कौन सा सघन है और कौन सा विरल है। तीसरी बात, प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। प्रकाश कैसा होता है? द्वैत प्रकृति का होता है। ये कुछ बातें जो प्रकाश के बारे में बेसिकली हमें पता होनी चाहिए। द्वैत प्रकृति अभी हमने देखी थी, कौन सी कौन सी? कणीय और तरंगीय। शाबाश। चौथी बात, प्रकाश बहुत सारी घटनाएं दर्शाता है। कौन सी कौन सी? जैसे नॉर्मली हम देखें तो परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण। अच्छा, ध्रुवण नाम आ गया, इसके बारे में अभी देखते हैं थोड़ा सा और। ध्रुवण, रमन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, स्टोर्क प्रभाव इत्यादि बहुत सारे ऐसे प्रभाव और ऐसी घटनाएं होती है जो किसके द्वारा दिखाई जाती है? प्रकाश के द्वारा दिखाई जाती हैं। ध्रुवण की घटना के बारे में आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे कि ध्रुवण की जो घटना है वो केवल और केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ही होती है। कौन सी तरंगों में होगी? अनुप्रस्थ तरंगों में ही होती है। ध्रुवण की घटना अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं पाई जाती। ध्रुवण की घटना अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं पाई जाती है। तो मुझे ये बताओ कि क्या ध्वनि तरंगों का ध्रुवण संभव है?
नहीं है, क्योंकि ध्वनि तरंगे कैसी होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। और प्रकाश तरंगों का ध्रुवण संभव है कि नहीं है, क्योंकि ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, कौन सी तरंगे? अनुप्रस्थ तरंगे। इन अनुप्रस्थ तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, एक तो कौन सा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र, और एक कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र। ये दोनों एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। कैसे कंपन करते हैं? एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। और प्रकाश संचरण की दिशा के भी कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। इसका मतलब प्रकाश संचरण की दिशा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, तीनों एक दूसरे के कैसे होंगे? लंबवत होंगे। यानी ये तीनों अक्षों पर पाए जाएंगे। एक अक्ष पर अगर प्रकाश संचरित हो रहा है तो एक अक्ष पर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा, और दूसरे अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कंपन करता रहेगा। जो भी कोई प्रकाश की तरंग जाती है, उसके चारों ओर उसके लंबवत कौन कंपन करता रहता है? कौन कंपन करेगा? विद्युत क्षेत्र कंपन करता है। और इन दोनों के लंबवत कौन कंपन करता है? चुंबकीय क्षेत्र भी कंपन करता रहता है। विद्युत क्षेत्र क्योंकि प्रकाश की तरंग के संचरण के लिए अधिकांश रूप से जिम्मेदार होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र को हम प्रकाश सदिश के रूप में भी जानते हैं। विद्युत क्षेत्र का दूसरा नाम दिया जाता है यहाँ पर कौन सा? प्रकाश सदिश। इसकी कोई और एक विशेषता बताओ प्रकाश की, देखें। निर्वात में चाल सर्वाधिक होती है। निर्वात में इसकी चाल कैसी होती है? सर्वाधिक। जो हमने यहाँ लिख दी यहीं से समझ जाओगे तुम। निर्वात में इसकी जो चाल है वो कैसी होती है? सर्वाधिक होती है। हाँ, इसमें इससे ध्रुवण से, यहाँ से जो इसका विद्युत क्षेत्र है और कौन सा क्षेत्र है? चुंबकीय क्षेत्र। ये दोनों जो क्षेत्र होते हैं वो प्रकाश तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। दिशा के कैसे कंपन करेंगे? लंबवत कंपन करते हैं। तो ये इतनी सी जानकारियां जो है वो हमें किसके बारे में पता होनी चाहिए? प्रकाश के बारे में। ऐसी नॉर्मल सी जानकारियां जो हमें पता होनी चाहिए, भाई प्रकाश ऐसे ऐसा होता है। अब प्रकाश से हम आगे आते हैं किस पर? दर्पण पर। दर्पण से पहले हम प्रकाश की एक घटना पढ़ लेते हैं, परावर्तन की घटना। कौन सी घटना? परावर्तन की घटना। परावर्तन की घटना तुम्हें विशेष तौर पर आनी चाहिए, 10वीं क्लास में तुमने पढ़ रखी है, और अभी तुम्हारा एक तरीके से रिवीजन हो रहा है। तो प्रकाश का परावर्तन, देखो परावर्तन से हमें ये पता चल रहा है कि प्रकाश की जो किरण है वो एक माध्यम में चलती हुई दूसरे माध्यम को अलग करने वाले अंतरापृष्ठ से टकराएगी और वापस उसी माध्यम में लौट आएगी। इस घटना को हम किस नाम से जानते हैं? प्रकाश का परावर्तन के नाम से जानते हैं। तो ये हमने मान लो एक अंतरापृष्ठ लिया है। क्या लिया है? अंतरापृष्ठ। इस पर हमने करवा दी एक प्रकाश की किरण को आपतित, और यहाँ से वापस करवा दी एक प्रकाश की किरण को परावर्तित। और इस जगह में निर्माण कर लेता हूँ एक किसका? अभिलंब का निर्माण कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया? अभिलंब हो गया। ठीक है, ये आपको अब दिख रही होगी सारी की सारी। तो इसमें क्या क्या विशेषताएं होती है और कौन से नाम होते हैं, इन सारे नामों के बारे में हमें जानकारियां होनी चाहिए। पहली बात तो ये, जो इन दोनों माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ होता है, पहले तो मैं ये ले लेता हूँ कि भाई ये आपका है माध्यम फर्स्ट, और इधर जो दूसरा है ये है आपका माध्यम सेकेंड। दो माध्यम लिए हमने, और इन दोनों माध्यमों को अलग करने वाला ये जो पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, इस पृष्ठ को हम किस नाम से जानते हैं? अंतरापृष्ठ के नाम से जानते हैं। ये आपका क्या होता है? अंतरापृष्ठ होता है, जो दोनों माध्यमों को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। अच्छा, दोनों माध्यम अलग हो रहे हैं, दोनों के अपूर्णांक कैसे हैं, उनसे डिपेंड करेगा कि कौन सा माध्यम विरल है और कौन सा माध्यम सघन है। किससे निर्भर करता है? अपूर्णांक पर। माध्यम का अपूर्णांक कैसा है उस पर हमें पता चलेगा कि एक माध्यम तो विरल होगा और दूसरा सघन। दोनों की तुलना करेंगे अपूर्णांक की, जिसका अपूर्णांक ज्यादा उसकी सघनता भी ज्यादा हो जाएगी।
ये जो हमने किरण आपतित करवाई है, इस किरण को नाम देते हैं आपतित प्रकाश किरण। किस नाम से जानते हैं? आपतित प्रकाश किरण। और जो इस माध्यम को अलग करने वाले अंतरापृष्ठ से टकराकर वापस चली जाती है, उस किरण को नाम देते हैं परावर्तित प्रकाश किरण। किस नाम से जानते हैं? परावर्तित प्रकाश किरण। तो एक जो किरण इस माध्यम पर आकर टकरा रही है, आपतित किरण आपतित हो रही है, और दूसरी जो परावर्तित हो रही है वापस, उसे हम कहते हैं परावर्तित प्रकाश किरण। यहां पर जो ये बीच में हमने सफेद लाइन खींची, इसका नाम होता है अभिलंब। क्या नाम होता है? अभिलंब। ये अभिलंब एक लंबवत रेखाखंड होता है जो अंतरापृष्ठ पर खींचा जाता है, और अंतरापृष्ठ के कैसा होता है? ये लंबवत होता है। अंतरापृष्ठ के कैसा होता है? लंबवत होता है। इस जगह जो इस अभिलंब के साथ आपतित प्रकाश किरण कोण बनाती है, उस कोण को हम आई नाम से लिखते हैं। किस नाम से लिखते हैं? आई नाम से। और ये जो कोण होता है, इस कोण का नाम होता है आपतन कोण। किस नाम से जाना जाता है? आपतन कोण। और परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाएगी, उसको हम लिखते हैं किससे? आर से। किससे लिखते हैं? और क्या बोला जाता है? परावर्तन कोण बोला जाता है। ये कोण कौन सा हो गया आपका? परावर्तन कोण। तो ये नामांकित चित्र जो हमने बनाया है, अगर आपके परावर्तन के बारे में कोई जानकारी आ जाए तो आपको ऐसा ही डायग्राम बनाना है और सारी जानकारियां लिखनी है। भाई आपतित किरण कौन सी है? जो प्रकाश की किरण अंतरापृष्ठ पर आपतित हो रही है, अंतरापृष्ठ से टकराने के बाद जो वापस उसी माध्यम में लौट के जा रही है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। जिस पृष्ठ पर वो आपतित हुई है, उसके अभिलंबवत जो हमने रेखाखंड खींच रखा है, उसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य का जो कोण होता है, आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण परावर्तन कोण कहलाता है, और दोनों माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ अंतरापृष्ठ कहलाता है। सारी चीज जानकारियां पता चल गई, सारी चीजें पता चल गई। अब जो परावर्तन की घटना होती है, उसमें मुख्य रूप से कुछ विशेषताएं होती है, उसकी उसके गुण होते हैं, वो हमें पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या विशेषताएं इसमें होनी चाहिए। तो पहली बात तो क्या होती है कि आपतन, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये जो ध्यान रखनी है इसके बारे में, वो ये होती है कि एक तो कौन सी आपकी आपतित किरण जो हमने यहां पर आपतन करवाई है, दूसरी परावर्तित किरण, और तीसरा जो हमने यहां पर अंतरापृष्ठ के लंबवत एक रेखाखंड खींच रखा है, किस नाम से जाना जाता है? अभिलंब। ये तीनों के तीनों किस में होने चाहिए? एक ही तल में होने चाहिए। इनका तल जो है वो तीनों का कैसा होना चाहिए? एक ही तल होना चाहिए। ये परावर्तन की घटना का मुख्य विशेषता मान लो, या इस घटना का एक गुण मान लो, ऐसा होता है। ये सारे के सारे किस में रहेंगे? एक ही तल में रहेंगे। दूसरी बात तो विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, वो ये होती है कि किसी समतल पर अगर हम किसी किरण को आपतित करवा रहे हैं, तो वहां पर अभिलंब के साथ बनने वाला आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा कैसे होंगे? समान होंगे। यानी आपतन कोण बराबर होगा हमेशा किसके? परावर्तन कोण। आई से दर्शाते हैं आपतन कोण को, और आर से दर्शाते हैं परावर्तन कोण को। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो ये बात भी ध्यान रखनी। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, परावर्तन की घटना में क्या होता है? चाल, रंग और आवृत्ति अपरिवर्तित होती है। प्रकाश तरंग की चाल, रंग और आवर्ती, ये तीनों कैसे होंगे? अपरिवर्तित होंगे। ये तीनों ही कैसे होते हैं? अपरिवर्तित। देखो चाल तो इसलिए नहीं बदली क्योंकि माध्यम भी तो नहीं बदला। जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में प्रकाश तरंग वापस लौट गई, तो माध्यम बदला क्या? माध्यम नहीं बदला। जब माध्यम नहीं बदला तो चाल भी नहीं बदलेगी, एक ही चाल रही, क्योंकि जो भी माध्यम है उस माध्यम में प्रकाश की चाल तो एक समान से रूप रहती है। रंग नहीं बदलेगा
और आवर्ती भी नहीं बदली क्योंकि प्रकाश स्रोत एक ही है, प्रकाश की किरण तो एक ही निकली है। तो एक प्रकाश की किरण निकल रही है तो वही तो प्रकाश की किरण है जो परावर्तित हो रही है। तो किरण बदली क्या? किरण नहीं बदली, तो जिस स्रोत से निकला वो स्रोत बदला क्या? नहीं बदला। इसका मतलब आवर्ती भी क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी, आवर्ती भी नहीं बदलेगी। तो आवर्ती तो तभी बदलेगी जब क्या बदलना चाहिए? प्रकाश स्रोत बदलना चाहिए। प्रकाश स्रोत नहीं बदला तो आवर्ती भी नहीं बदलेगी। ये हमारे पास घटना होती है किसकी? प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है। समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। कोई दिक्कत है इसमें? चलो बहुत है फिर, आज की तो 25 मिनट की हो गई।